हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उपन्यास में अपने आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है राही मासूज रजा। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए एक चीज़ और कि ये तौसीफ़ पांडे की किताब है, इसमें इंपॉर्टेंट रचनाएं दी हुई हैं। तो ये सबके पास किताब अक्सर आपको मिल जाती है। तो इससे मैंने रचनाओं को याद किया था, तो मैं अपने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद कराती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। एक कमेंट आया था कि दीदी हम लोग आपको परेशान करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। थोड़ा सा मेरे भी पास समय की मतलब अभाव होने के कारण मेरे पास यही होता है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, एक दिन में एक ही वीडियो दे पाती हूँ, नहीं तो मैं एक ही दिन में बहुत सारा कंप्लीट करा देती। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। और एक चीज़ और, ये जो ट्रिक है, अगर इसको जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे आंख बंद करके, जैसे जिस तरीके से बोलने से ज़्यादा जो मैं इसमें कहानी या कहिए या एक दूसरे से रिलेट करती हूँ रचनाओं को, अगर आप उसको कल्पना नहीं करेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, कि उस तरह से सोचेंगे नहीं, उस दृश्य में नहीं पहुंचेंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। तो इसीलिए सब जब तक कोई मतलब गहराई से इसको सोचने की, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती थी ना, तो मेरे सामने ये जो मैं बोलती थी, जो कहानी बनाती थी, उसका जो पिक्चर जो कहा जाए वो मैं सामने लेके आती थी, और इसी तरह से मैं कई बार दोहराती थी, जिसको कहा जाए अनगिनत बार। तो उसी ट्रिक से वैसे ही आँख के सामने मतलब कल्पना कर करके, इमेजिन कर करके कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो जाके मुझे चीज़ें याद होती थी। तो आपको भी कल्पना करना पड़ेगा, वो पिक्चर एक दिमाग के आगे मतलब लाना पड़ेगा दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें वाकई में चल रही हैं, तभी याद होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। राही मासूज रजा, ठीक है। तो इनका जो है पहले हम सारा देख लेंगे कितना है इनका। तो इनका है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसमें हम देख लेंगे इनका क्या क्या। आधा गांव है, टोपी शुक्ला है, हिम्मत जौनपुरी है, ओस की बूंद है, दिल एक सादा कागज है, सीन 75 है, सीन 75 भी बोल सकते हैं, कटरा भी आरजू है, ठीक है। तो राही मासूज रजा, तो आप लोग जानते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में एक राही मासूम रजा करके एक था ना, कोई सिंगर बहुत पहले के थे। तो उनका मैं कल्पना करती थी कि वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़े हुए मानते थे, तो इसीलिए मैं इनका भी इसी तरह से मान लेती थी। तो जैसे अब हम इसको कैसे लिंक करेंगे, कल्पना तो मैं वो करती थी, लेकिन हम कहेंगे कि राही मासूज रजा कहते हैं कि आधा गांव जो है पूरा वो टोपी शुक्ला है। आधा गांव जो है ना, वो पूरे उसमें पूरे टोपी शुक्ला भरे हुए हैं। और जो हिम्मत जौनपुरी है वो ओस की बूंद देखता है। जो हिम्मत जौनपुरी है ना, वो ओस की बूंद देखता है। और कल्पना वो चाहता है और कहता है कि दिल एक सादा कागज़ है, फिल्मी स्टाइल में है ना, कहता है कि दिल एक सादा कागज़ है, इसलिए हम सीन 75 करेंगे। इसलिए हम सीन 75 करेंगे कहाँ पे, कटरा बी आरजू में। कटरा बी आरजू ये एक जगह का नाम है, ठीक है ना, मतलब कल्पना करिए कि एक जगह का नाम है। तो राही मासूज रजा कहते हैं कि आधा गांव टोपी शुक्ला है, और हिम्मत जौनपुरी है जो है वो ओस की बूंद देखता है, और कहता है कि दिल एक सादा कागज़ है। क्योंकि भाई फिल्मों की बात हो रही है, कि मैंने पहले ही कल्पना कर लिया था कि राही मासूज रजा जो है एक मतलब फिल्मों से संबंधित है। तो फिल्मी स्टाइल में कहता है कि दिल एक सादा कागज़ है। तो हम सीन 75 करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कटरा बी आरजू में करेंगे, ठीक है। तो हम अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे हम हिमांशु जोशी को देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था, इसके पहले वाले इसी पेज पे ऊपर आपको दिखेगा हिमांशु श्रीवास्तव हैं, ठीक है, लेकिन ये हिमांशु जोशी हैं। तो नाम तो हिमांशु ही है, तो हम तब भी कल्पना कर लेंगे हिम मतलब बर्फ़। कल्पना कर लेंगे कि बर्फ़ का चारों तरफ है, लेकिन यहाँ पे जोशी लगा हुआ है। तो हम ये कल्पना करेंगे, चारों तरफ कल्पना तो कर लेंगे बर्फ़ का है, ये सब ऐसा है, लेकिन हम कहेंगे कि हिमांशु जोशी है ना। हिमांशु जो है बड़े जोश में आते हैं, ठीक है, बड़े जोश में आते हैं। तो क्या कहते हैं, अब क्या क्या है इनका इतना है, ठीक है। तो हिमांशु जोशी कहते हैं कि हिमांशु जोशी बड़े जोश में आते हैं, तो वो महासागर के पास जाते हैं, महासागर के पास, ठीक है ना। महासागर मतलब जहाँ पे समुद्र है, उसका किनारा है, ऐसा कल्पना करिए कि बालू उलू होता है ना, कि किनारे बीच टाइप का समुद्र है, उसके किनारे। तो हिमांशु बड़े जोश में आते हैं महासागर पे। तो वहीं पर अरण्य भी है, अरण्य मतलब आप कल्पना करिए जंगल है ना, वहीं पर जंगल भी है। हिमांशु बड़े जोश में आते हैं महासागर के पास, और वहीं पर अरण्य भी है। तो कहते हैं कि छाया मत छूना, क्योंकि बहुत जोश में है ना, तो कहते हैं छाया मत छूना, कगार की आग है, ठीक है ना, कगार पे आग लगी है। कहते हैं छाया मत छूना, कगार पे आग लगी है ना, क्योंकि बड़े जोश में रहते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हारे लिए समय साक्षी है सूरज, तुम्हारे लिए समय साक्षी है सूरज। सूरज उनका कोई दोस्त रहता है साथ में। तो कहते हैं कि मतलब छाया मत छूना, क्योंकि कगार की आग लगी है, और तुम्हारे लिए समय साक्षी है सूरज, ठीक है ना।
तुम्हारे लिए समय साक्षी सूरज। बस कल्पना करने की, जब शुरू का थोड़ा सा ये कल्पना कर लेंगे कि तो आपको याद हो जाएगा कि हिमांशु जोशी बड़े जोश में आते हैं, कहते महासागर पे आते हैं और अरण्य उनको वहीं पर रहता है और कहते हैं छाया मत छूना क्योंकि बड़े जोश में है। तो कहते हैं कगार की आग लगी है, कगार की आग लगी है और तुम्हारे लिए समय साक्षी है सूरज। ठीक है, अब जो है इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं कि महासागर जो है 72 में अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है। अरण्य 73 में है पहाड़ी जीवन की व्यथा है, इसमें एक व्यथा कथा है। और छाया मत छूना 74 में है, ये 74 में एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा है। कगार की आग 76 में अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी है। तुम्हारे लिए 78 में है। समय साक्षी 82 में है। आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण है। सूरज 82 में है। नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। ठीक है, आगे देखिए विवेकी राय, इनका भी है इंपॉर्टेंट, विवेकी राय। ठीक ना, विवेकी राय। तो विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार है, इनके उपन्यास निम्नांकित हैं। तो विवेकी राय कहते हैं कि बबूल पर पुरुष पुराण बैठा है। ठीक है, बबूल का पेड़ है, उस पर एक पुरुष पुराण एक आदमी है। ठीक है, पुरुष है ना, तो बबूल पे पुरुष पुराण बैठा है जो लोक ऋण से मतलब दबा हुआ है। लोक ऋण, अब बोलेंगे लोक ऋण लेकिन कल्पना आप करेंगे कि ऋण मतलब कर्ज से दबा हुआ है। ठीक है, तो विवेकी राय कहते हैं कि बबूल पे एक पुरुष पुराण बैठा है जो लोक ऋण से मतलब दबा हुआ है। तो वो क्या करता है, बहुत एकदम बेचारा मतलब दबा कर्ज है उसके ऊपर, तो वो श्वेत पत्र लिखता है। श्वेत पत्र लिखता है किसके लिए, सोना माटी पाने के लिए। श्वेत पत्र लिखता है सोना माटी पाने के लिए। तो फिर कहता है कि समर शेष है, फिर उसमें वो लिखता है कि समर शेष है। तो उसके बाद वो क्या करने लगता है, जब ये अपना वो लिख देता है, श्वेत पत्र लिख देता है, तो उसके बाद वो भगवान का भजन करने लगता है ना। जब आदमी परेशान होता है तो क्या करता है, भगवान का भजन करता है। तो वो कहता है मंगल भवन नमामि ग्रामम अमंगलहारी। ठीक है, मंगल भवन अमंगलहारी, ये तो आपको याद है ना, मंगल भवन अमंगलहारी। लेकिन इसके बीच में क्या आ जा रहा है, नमामि ग्रामम। ठीक है, तो ये जब सारे वो पूजा पाठ कर लेता है तो वो कहाँ चला जाता है, देहरी के पार चला जाता है। अब यहीं पे देखिए कि मैंने देखिए पेंसिल से यहीं पे लिखा हुआ है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी है। कौन सा, ये समर शेष है, ये 88 में है ना, ये 88 में समर शेष है। लेकिन अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो है वो 80 में है, 1980 में है। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे दो रचना एक जैसी मिलती थी तो वहीं पे पेंसिल से मैं नोट कर लेती थी याद करने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे अब पढ़ेंगे कि बबूल 67 में, पुरुष पुराण 75 में दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण है। लोक ऋण 77 में ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण है। श्वेत पत्र 79 में है। पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण। सोना माटी 83 में गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। ठीक है, अब आगे देखिए समर शेष है 88 में, पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है। मंगल भवन 94 में राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण है। नमामि ग्रामम 97 में गांवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण है। अमंगलहारी 2000 में, देहरी के बाद 2003 में है। ये जो डिटेल आप कहते होंगे कैसे याद होगा, बस इसको कई बार रिविजन करेंगे ना तो आपको बता तो रहे हैं कि किताब का पेज भी आपको दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा पेज है, किधर लेफ्ट है कि राइट है, कहाँ लिखा है, उपन्यास है कि नाटक है कि कहानी है। जो आप लोग कहते हैं कन्फ्यूजन होती है कि क्या है, ये सब जितना रिवीजन करेंगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़ें कि मतलब वो है क्या, और ये जो डिटेल जिसका है ये सब भी आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए भगवान दास मोरलवाल, भगवान दास मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो भगवान दास मोरलवाल, तो एक तो भगवान है, तो भगवान काला पहाड़ से आप तुरंत इसको लिंक कर दीजिए भाई, काला पहाड़ भगवान जो थे कृष्ण वो काला पहाड़ उठाए थे ना गोवर्धन पर्वत, तो काला पहाड़ उससे संबंधित। भगवान दास मोरलवाल काला पहाड़, तुरंत काला पहाड़ वो कल्पना करिए कि उठाए थे अपने कानी उंगली पे। ठीक है, अब देखिए मोरलवाल को भी आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे, मोरलवाल आप देखते होंगे कि मैं तो बहुत सारे ऐसा कल्पना कर लेती थी कि मतलब जो जिससे मुझे याद हो जाए। तो मोरलवाल जो है आप देखते होंगे एक बालू आता है, मोरंग बालू है ना, मोरंग बालू। तो मोरंग बालू कहाँ होता है, रेत में होता है ना, रेत जैसा तो होता है, रेत में भी आपको लाल होता है मोरंग बालू जो घर और बनता है। तो रेत, इससे मैं पकड़ लेती थी कि भगवान दास मोरलवाल तो मोरंग बालू तो एक तरह से रेत, ठीक है ना, रेत है ना। और भगवान दास से भगवान से काला पहाड़ आप याद कर लिए कि काला पहाड़ भगवान ने उठाया था, बाबुल तेरे देश में। ठीक है ना, अब देखिए भगवान दास मोरलवाल, तो भगवान दास जो भगवान थे वो काला पहाड़ उठाए थे कहाँ पे, बाबुल तेरे देश में काला पहाड़ उठाए थे। और मोरलवाल से आप रेत याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब काला पहाड़ 99 में देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के संवेदनात्मक चित्रण है। बाबुल तेरे देश में 2004 में पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा है। रेत 2008 में है। आगे देखिए
अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास, ये एक एक है इन लोगों का, ठीक है। तो यमुना दत्त वैष्णव शैलवधू, यमुना दत्त वैष्णव शैलवधू इनका है, ठीक है। तो यमुना नदी होती है ना, यमुना नदी है, तो यहाँ पे शैल, ये शैल और ये सब मतलब क्या नदियों में समुद्रों में सब इस टाइप का दिखता है हमको। तो यमुना दत्त वैष्णव, तो शैलवधू हम ऐसे याद कर लेंगे। केशव प्रसाद मिश्र, तो केशव क से केशव, क से कोहबर की शर्त, इस तरह से। अच्छा, ये यमुना दत्त वैष्णव आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, व पे ए की मात्रा और शैल वधु में ए की मात्रा, ठीक है। तो यमुना दत्त वैष्णव शैल वधु दोनों पे ए की मात्रा से आप पकड़ सकते हैं। केशव प्रसाद मिश्र का आप देखिए, केशव, क से केशव प्रसाद मिश्र, क से कोहबर की शर्त, ठीक है। मनहर चौहान, हिरना सांवरी, मनहर न आ रहा है ना, न हिरना, मनहर हिरना, तो मनहर चौहान, हिरना सांवरी, इस तरह से। योगेंद्र सिन्हा, बन के मन में, अब योगेंद्र पे देखिए यहाँ पे 2 मात्रा लगी हुई है ऊपर की, और यहाँ भी देखिए बन के में लगी है, में पे लगी है, एक मात्रा ऊपर की लगी है। तो योगेंद्र सिन्हा बन के मन में, है ना, के में एक की मात्रा लगी है, योगेंद्र में एक की मात्रा 2 ऊपर दिख रही है। कुछ भी मतलब एक अक्षर भी आप पकड़ के याद कर सकते हैं, मात्रा को पकड़ सकते हैं, कुछ मिलता जुलता शब्द जैसे भी, मतलब दिमाग को कुछ एक आधार चाहिए, बिना आधार के वो नहीं मतलब चीज़ें याद होंगी आपको, जान लीजिए। अब देखिए श्याम परमार, तो श्याम परमार जो है, श्याम परमार, तो मोर झाला, तो आप देखते हैं श्याम भगवान जो है ना, श्याम कृष्ण भगवान को ले लीजिए, तो बहुत सारा ये झाला वाला पहने रहते हैं, कान में नहीं बोलते हैं गांव में झाला पहने हैं, तो मोर झाला, इस तरह से। मोर, अब मोर भी, मोर का पंख श्याम, है ना, ये तो सबसे बढ़िया आपका मतलब लिंक है कि मोर, श्याम जो भगवान है मोर पंख लगाए रहते, तो मोर झाला, ठीक है ना, झाला भी पहनते हैं। मधुकर गंगाधर, तो मधुकर गंगाधर समझिए कि एक राजा है कोई, मधुकर गंगाधर टाइप के राजा लोग नहीं रहते थे, तो मोतियों वाले हाथ थे उनके, भाई हाथों में राजा थे, तो मोतियों वाले चीज़ पहनते ही थे। और फिर कहते हैं फिर से कहो सुबह होने तक, है ना, सबको राजा है ना, तो कोई भी आदेश दे देते थे, तो कहते थे फिर से कहो सुबह होने तक, सबको आदेश दे देते थे। मोतियों वाले हाथ थे किसके, मधुकर गंगाधर के। आगे देखिए, अब अच्छा देखिए, ये जो है ना, मैं इसको ओरिजिनल ही रखी हूँ PDF में, ये पेज इसलिए क्योंकि ये जो सही नहीं आ रहा था ऊपर का। आप देखिए मैंने लिखा है उस टाइम में उपन्यास तृतीय 4 PM लिखा है मैंने। तो इसी तरह से मैं क्या करती थी कि उस टाइम में मतलब जो ये आप लोगों को मैंने बताया भी था कि टेलीग्राम पर जो कभी कभी कहीं भी ऐसे सडनली टेस्ट होने लगते हैं, मतलब जो फ्री वाला होता है, कहीं भी आप देखेंगे तो वो पिन रहता है कि इस टाइम पे टेस्ट होगा और ये टॉपिक रहेगा। तो मैं कभी कभी जैसे लगता था ना कि कभी कभी अचानक से बड़ा मोटिवेशन मिलता था, बड़ा जोश चढ़ता था कि आज तो मैं बहुत पढ़ूंगी। तो जब ऐसा मन करे आपको भी कि अंदर से फीलिंग आती है कि आज तो एकदम पढ़ के मैं रहूँगी, तो जैसा फील जो आए फीलिंग, तो उस दिन खूब पढ़िए भी, और उस दिन आपको याद भी होगा, अंदर से एक मोटिवेशन अचानक से आता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप कितना भी कोशिश करेंगे नहीं पढ़ने का मन करेगा, तो ये होता है। तो उस दिन रहा होगा ऐसा मेरे दिमाग में कि आज मैं खूब पढ़ूंगी। तो टॉपिक तो रोज़ शाम का टेस्ट तो देना ही था, कभी कभी 4 बजे से भी टेस्ट होता था, है ना। तो मैं लिख लेती थी कि ये पेज मैं उस समय पढ़ रही होंगी, और मैंने ऊपर की भूले ना मुझे, ऊपर मैंने लिख दिया था कि उपन्यास तृतीय जो है पार्ट उसका जो है 4 बजे से टेस्ट होगा। और यहाँ देखिए फिर यात्रावित, उस दिन क्या है ना कि उस दिन मुझे जोश चढ़ा रहा होगा, उस दिन मोटिवेशन रहा होगा खूब ज़्यादा, तो यात्रावित 6 बजे से होने वाला रहा होगा। तो इसलिए मैंने यात्रावित 6 बजे से, 4 बजे से ये टेस्ट दूंगी, 6 बजे से ये टेस्ट दूंगी, और 8 बजे से जो अपना रोज का पेड क्लास का होता था वो टेस्ट दूंगी मैं। और यही था कि मतलब एक रहता था रिवीजन करने का कि मैं इतना आज तो मुझे रिवीजन यात्रावित पूरा पढ़ ही लेना, क्योंकि 6 बजे से टेस्ट है, 4 बजे से ये टेस्ट है, 8 बजे से मेरा जो टॉपिक रोज चलता है उसका टेस्ट है। ये सब कब होगा, ये जानते हैं कब होगा, जब आप अपना पूरा सिलेबस पहले ख़त्म कर लेंगे। आपका अगर आपने लेट से कोर्स लिया है, ठीक है, तो पहले तो आप ये कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करिए, वीडियो देख के कंप्लीट करिए अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो, और उसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करिए। नोट करना इससे ज़रूरी है क्योंकि आपके हाथ में रहेगा चीज़ें, तभी आपको रिवाइज होगी। जिन लोगों ने नहीं लिया है कोचिंग, तो वो किताब से ही पहले एक बार सिलेबस को पढ़ डालिए अच्छे से। जब एक बार पढ़ लेंगे तब छोटा छोटा चीज़ है ना आपको समझ में भी आएगा कि क्या करना। ये सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था, तब मैं ऐसे ही रिवाइज करती थी फटाफट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, मैं आपको आगे भी शेयर करती रहूँगी। जैसे जैसे समय जैसे आता है मुझे चीज़ें याद आती हैं। आप लोग जब कमेंट में कुछ पूछते हैं तो फिर मुझे याद आती है, अच्छा हाँ ये भी बताना है, ये भी बताना है, तो मैं उसी तरह से आप लोगों को बताती रहती हूँ। आगे देखिए इसमें, अब यहाँ पे मायानंद, ये है मायानंद मिश्र का क्या है, मायानंद मिश्र का क्या है देखिए,
माटी के लोग सोने की नैया, तो माया, ये पूरे दुनिया में माया ही माया है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सभी लोग माटी के लोग हैं, सोने की नैया है, ये सब माया है, ठीक है। मायानंद मिश्र। रघुवर दयाल सिंह, तो रघुवर से राम को ले लीजिए। और राम किस युग के थे? त्रेता युग ना। त्रेता युग, तो यहाँ देखिए त्रियुगा है ना, त्रियुगा, तो ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं। राम दयाल सिंह, त्रियुगा, 1957। अब देखिए रामदेव शुक्ल, तो रामदेव शुक्ल, अब मैं रामदेव बाबा जी को मैं ले लेती थी, मतलब रामदेव भाई कोई भी जो एक फेमस इंसान है उसको आप कल्पना कर सकते हैं। तो रामदेव शुक्ल है हालांकि, तो देखिए वो गांव के हैं, है ना, रामदेव बाबा जी भी गांव के हैं, ठीक है। तो गांव, और वो गांव के थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो योग करने लगे। तो गांव, ग्राम देवता, विकल्प, ये सब है किसका? रामदेव शुक्ल का है। हर गुलाल भीतरी कुआं, जब होली होली आता है तो गांव में मैंने देखा था कि कुछ लोग गुलाल ना कुएं में डाल देते हैं, मतलब बदमाशी में। तो ऐसे ही हर गुलाल भीतरी कुआं, मतलब भीतरी कुआं, ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं। हर गुलाल भीतरी कुआं, गुलाल को लोग कहाँ डाल देते हैं? कुआं में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथम यशपाल का नाम आता है। तो यशपाल का नाम आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यशपाल मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। तो इसका पहले देख लीजिए इनका क्या क्या है। इनका है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 2 भाग में है, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसी, मेरी तेरी उसकी बात, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब हम इनको कैसे पढ़ेंगे? तो यशपाल जो है यशपाल कहते हैं कि दादा कॉमरेड जो है वो देशद्रोही हैं, ठीक है। दादा कॉमरेड जो है वो क्या है? देशद्रोही हैं। और दिव्या जो है वो क्या है? पार्टी कॉमरेड है। दिव्या क्या है? पार्टी कॉमरेड है। मनुष्य के रूप में अमिता आती है। मनुष्य के रूप में कौन है? अमिता है, जिसका झूठा सच जो है ना वो झूठा सच बोलती है वो, ठीक है। मनुष्य के रूप में अमिता है जो झूठा सच बोलती है, 2 भाग में बोलती है, ठीक है, भाग 1 भाग 2 में बोलती है। तो 12 घंटे उससे पूछताछ हुई, ठीक है। 12 घंटे उससे क्या हुई? जब झूठा सच कोई पकड़ लेता है तो क्या होता है? पूछताछ होती है। तो 12 घंटे उससे पूछताछ हुई तो पता चला क्या कि उसको अप्सरा का श्राप मिला है। क्या मिला है उसको? अप्सरा का श्राप मिला है। तो सब लोग पूछते हैं क्यों फंसे तुम, क्यों फंसे, ठीक है। तो कहती है कि मैं तुमको क्यों बताऊं, ये मेरी तेरी उसकी बात है, ये मेरी तेरी उसकी बात है, ठीक है, इस तरह से। तो एक कहानी कल्पना करेंगे कि यशपाल का है दादा कॉमरेड देशद्रोही हैं, दिव्या पार्टी कॉमरेड है, मनुष्य के रूप में अमिता है, झूठा सच बोलती है, 2 भाग में, 12 घंटे उससे पूछताछ चली तो पता चला कि वो उसको अप्सरा का श्राप मिला है। और सब लोग पूछते हैं क्यों फंसे, तो कहती है कि मेरी तेरी उसकी बात है, ठीक है। तो अब इसका हम डिटेल देख लें। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसका डिटेल। दादा कॉमरेड जो है 41 में है, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण है। देशद्रोही 43 में है, सन 1930 से 42 तक की राजनीतिक स्थिति का चित्रण है, ठीक है। दिव्या 45 में ऐतिहासिक कल्पना है। पार्टी कॉमरेड 46 में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है। मनुष्य के रूप 49 में है। अमिता 56 में है, ऐतिहासिक उपन्यास है। अब यहाँ पे देखिए झूठा सच भाग 1 58 में है। राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है। झूठा सच भाग 2 60 में है। स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथा चित्रण है। 12 घंटे 62 में है। पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण है। अप्सरा का श्राप 65 में, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है ये। अब देखिए क्यों फंसे 68 में है। काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्रण है। मेरी तेरी उसकी बात 74 में, स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है, ठीक है। अब ये आप लोग जैसे पूछते हैं किसका हम याद करें, सन भी याद करें, तो जैसे इस ऐसे टाइप के, जैसे ये यशपाल है इंपॉर्टेंट है, तो इसका जितना भी इनके जितने भी रचनाएं हैं इसका सन और इसके डिटेल जो है उसको कई बार याद कर लीजिएगा। अब झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है, ठीक है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। मनमथ नाथ गुप्त, अब दूसरे आ जाते हैं यहाँ पे, मनमथ नाथ गुप्त, ये देखिए मनमथ नाथ गुप्त, ठीक। तो नाम ही है मनमथ, ठीक है। तो हम लोग के जैसे गांव में नहीं कहते हैं कि मन 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 किया रहता हमेशा, मतलब जो भिन भिना के बोलता है, तो हम लोग कहते हैं हमेशा मन 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 किया रहता है। तो हम एक कल्पना करते थे कि मनमथ नाथ गुप्त मतलब बहुत खिन्न रहते हैं एक तरह से, अपने खिन्न रहते हैं, अपने स्वभाव से कहिए या अपने जीवन से खिन्न है मतलब वो। तो इसी तरह से वो हमेशा ऐसा है, मतलब स्वभाव चिड़चिड़ा टाइप का हो गया है, तो वो उसी तरह का वो चीज़ें, मतलब वो उसी तरह की चीज़ें वो बोलते हैं। तो मनमथ नाथ गुप्त अभी कहते हैं बहुत खिन्न है, तो कहते हैं कि बहता पानी है, बहता पानी जो है वो कैसा है, बहता पानी जो है वो चक्की के समान है, ठीक है। बहता पानी चक्की के समान है। जो बहता पानी, मान लीजिए बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, वो चक्की के समान है, और उसी में कौन बैठा है, आस्तीन के सांप हैं, ठीक है।
और जो क्या करते हैं और नहीं, बहता पानी जो है चक्की के समान है, और आस्तीन के सांप जो हैं वो क्या हैं, शहीद और शोहदे हैं, है ना। जो शहीद और शोहदे आजकल के हैं वो आस्तीन के सांप एक तरह से हैं, और वो षड्यंत्र रात और दिन हमेशा वो रचते रहते हैं, वो हमेशा षड्यंत्र जो है रात दिन रचते रहते हैं, ठीक है। तो बहता पानी चक्की के समान है, और आस्तीन के सांप शहीद और शोहदे हैं, जो षड्यंत्र रात और दिन मतलब रचते रहते हैं। आधी रात के अतिथि जो हैं, मतलब उनके घर में आते आधी रात को अतिथि आ गए, तो आधी रात के अतिथि जो हैं वो अल जुल्फिकार हैं। अल जुल्फिकार इसीलिए मन मना रहे हैं ना, वो मन खिन्न है कि आधी रात को मेहमान आ गए उनके घर। तो आधी रात के अतिथि जो है अल जुल्फिकार हैं। तो कहते हैं ख्याल अच्छा है तोड़म फोड़म करने का, दिमाग चलाते हैं, कहते हैं ख्याल अच्छा है तोड़म फोड़म करने का, दिन दहाड़े शहारतनामा कर देंगे, ठीक है। कहते हैं दिन दहाड़े शहारतनामा कर देंगे। तो मनमथ नाथ गुप्त इस तरह से कल्पना करके इनकी रचनाओं को याद किया जा सकता है। आगे देखिए रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर एक जगह का नाम है, उसको मैं कल्पना कर लेती थी रामेश्वरम में। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। अब इनका देखेंगे हम कि रामेश्वरम में क्या है, चढ़ती धूप थी, है ना, चढ़ती धूप थी वहाँ पे, और उल्का पिंड भी था वहीं पे, उल्का मतलब उल्का भी आया वहीं पे, उल्का पिंड भी था, और वहीं पर नई इमारत भी बना रहे थे लोग। कहाँ पे, मरुप्रदीप पे, है ना, मरुप्रदीप वहाँ पे जैसे मरुस्थल टाइप का है। तो रामेश्वरम में चढ़ती धूप थी और उल्का भी था, और नई इमारत लोग बना रहे थे मरुप्रदीप में, ठीक है। तो चढ़ती धूप 45 में है, सन 1932 से 37 तक की राजनीति हलचलों का चित्रण है। 47 में प्रेम विवाह स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन। नई इमारत 47 में भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है, और मरुप्रदीप 51 में है बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण है, ठीक है। अब देखिए भैरव प्रसाद गुप्त। अभी भैरव जो है ना, नाम ही जानते हैं कि हम लोग के हिंदू में भैरव बाबा हैं, ठीक है। तो हम उससे कल्पना कर लेते थे भैरव बाबा का। तो कल्पना कर लीजिए भैरव बाबा का, भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। अब भैरव के दर्शन करने आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको शोले भी मिलेंगे और मशाल भी। आप देखेंगे कि वहाँ पे शोले भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे शोले टाइप के हैं, और कठिनाई है, शोले हैं, मशाल भी वहीं पे जल रही होगी। भैरव के जो गुफा टाइप का है वहाँ पे जाएंगे तो शोले भी हैं, मशाल भी है। वहीं पर गंगा मैया भी बहती हैं वहीं पर, है ना, गंगा मैया नीचे बहती हैं। और देखेंगे आप कि जंजीरें और नया आदमी, मतलब एक आदमी है, उसको जंजीरों में जकड़ के वहीं पर रख लिया गया है। तो जंजीरें और नया आदमी। फिर वहीं पर सती मैया का चौरा भी है, वहीं पे क्या है, सती मैया का चौरा भी है। उसके बाद जो है फिर इतना तो हो गया, ये आप गुफा के अंदर का मतलब एक आप कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कि शोले मतलब भैरव प्रसाद गुप्त के दरबार में, मतलब भैरव के दरबार में जब आप जाएंगे तो शोले भी मिलेंगे, मशाल भी है, गंगा मैया भी वहीं बहती हैं, जंजीरें और नया आदमी आपको दिखेगा वहीं पे, सती मैया का चौरा भी दिखेगा। फिर धरती पर, है ना, धरती पर आशा, कालिंदी, रंभा, तीन मतलब ये अप्सराएं हैं, रंभा अप्सराएं हैं ना। तो धरती पर आशा, कालिंदी, रंभा, ये तीन अप्सराएं आती हैं, ठीक है। उसके बाद नौजवान कौन है, काशी बाबू है। नौजवान कौन है, काशी बाबू है, जो भाग्य देवता के पास जाता है, ठीक है। वो कहाँ जाता है, भाग्य देवता के पास, तो वहीं पे अपना अंतिम अध्याय देखता है, ठीक है। नौजवान जो काशी बाबू है वो अपना भाग्य देखने के लिए भाग्य देवता के पास जाता है, और उसको अपना अंतिम अध्याय पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे शोले जो है 46 में है, शोले 46 में है। कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण, ठीक है, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण है। मशाल 48 में है। पूर्वांचल के पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण है। गंगा मैया 52 में अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण है। जंजीरें और नया आदमी 54 में है। सती मैया का चौरा 59 में है। किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन, धरती 62 में एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है। उसके बाद आशा 63 में है, कालिंदी भी 63 में है, रंभा 64 में है, ठीक है। नौजवान 72 में है, काशी बाबू 87 में है, भाग्यदेवता 82 में है। अंतिम अध्याय जो है 70 में उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित है, अंतिम अध्याय। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी के ऐसा रहता है किसी के आधार पर, तो अंतिम अध्याय जो है 70 में उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित है, ठीक। तो इस टाइप की रचनाओं को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार है, ठीक है, अमृत राय। अब अमृत कहाँ से निकलता है, कल्पना करिए बीज से निकलता है ना। अमृत कहाँ से निकलता है, बीज से, किसी भी चीज़ के बीज से अमृत निकलता है। तो अमृत पहला बीज से निकलता है, एक पहला आपको याद हो गया। तो अमृत जब बीज से निकला तो वहाँ पे क्या था, नागफनी का देश था। अमृत जब बीज से निकला तो वहाँ पे जो बीज जहाँ पे था वहीं पर नागफनी का देश था, मतलब नागफनी था, नागफनी का देश था। और वहीं उसी नागफनी के देश में हाथी का दांत गिरा था, ठीक है, और जंगल भी था वहाँ पे, है ना, जंगल था।
वहाँ पे सुख दुख सब चलता है। नागफनी के देश में सुख दुख सब चलता है। और भटियाली से क्या निकलता है? धुआं। भटियाली मतलब भट्टी समझ लीजिए। और भटियाली से क्या निकलता है? धुआं भी निकलता है। ठीक है। तो अमृत राय, अमृत कहाँ से निकलता है? बीज से। और बीज कहाँ था? नागफनी के देश में था, जहाँ पे हाथी के दांत भी थे और जंगल भी था। और सुख दुख वहाँ पे चलता रहता है। और भटियाली से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अब इसका आप डिटेल देख लीजिए। तो बीज जो है 52 में है, अमृत राय का है। बीज 52 में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। नागफनी का देश 53 में प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्र है। हाथी का दांत 56 में है। और समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण है। जंगल 69 में वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए सुख दुख 69 में है। जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण है 69। ये भी है विहाई चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। धुआं 77 में नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण है। ठीक है। आगे देखिए अमरकांत, एक प्रगतिशील उपन्यासकार अमरकांत। तो अमर कौन हो गया? सूखा पत्ता। भाई सूखा पत्ता तो गिर के पत्ता सूख जाता है तभी तो गिरता है, मतलब मर जाता है एक तरह से। लेकिन वो पत्ता क्या हो गया? सूखा पत्ता अमर हो गया, अमरकांत। तो अमरकांत कह रहे हैं कि सूखा पत्ता जो है अमर हो गया। और आकाश पक्षी के भी काले उजले दिन आते हैं, है ना। आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनके भी अच्छे बुरे काले उजले दिन आते हैं। ठीक है। और ग्राम सेविका, जो ग्राम सेविका थी, ग्राम सेविका, उसके बीच की दीवार टूट गई, है ना। ग्राम सेविका के बीच की जो दीवार थी वो टूट गई और उसका जीवन सुखजीवी हो गया, है ना। ग्राम सेविका थी, बड़ी दुखी रही होगी, तो ग्राम सेविका के बीच की दीवार टूट गई और उसका जीवन क्या हो गया? सुखजीवी हो गया। और सुन्नर पांडे की जो पतोहू है, सुन्नर पांडे की जो पतोहू है वो इन्हीं हथियारों से सबको मारती है ना। इन्हीं हथियारों से सबको मारती है। ठीक है। अब देखिए सूखा पत्ता 59 में है। कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है। आकाश पक्षी 67 में है। आकाश पक्षी 67 में है। स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का अंकन है। काले उजले दिन 69 में। विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विकृत चरित्र का अंकन है। ग्राम सेविका 81 में है। ठीक है। अब बीच की दीवार भी 81 में। एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है। सुखजीवी 82 में है। सुंदर पांडे की पतोह का नहीं दिया। इन्हीं हथियारों द्वारा 3 में है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। ठीक है। हथियार की बात है तो सामाजिक मतलब ये स्वतंत्रता की बात है। ठीक है। तो ये इस तरह से याद करेंगे। ये अमरकांत श्रीलाल शुक्ल को 11 में, तो 11 में 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। भीष्म साहनी भी इंपॉर्टेंट है। भीष्म साहनी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब भीष्म का नाम आया तो मेरे सामने क्या आया होगा? भीष्म पितामह का वो आ गया होगा, मतलब एक छवि आ गई है भीष्म पितामह। ठीक है। तो भीष्म साहनी, तो मैंने सोचा कि भीष्म जो थे, भीष्म पितामह जो थे, भीष्म जो थे वो भीष्म साहनी जो थे वो भीष्म पितामह जो थे, मतलब कल्पना तो भीष्म पितामह का करेंगे लेकिन बोलेंगे भीष्म साहनी। ठीक है। तो भीष्म साहनी जो थे वो झरोखा से कड़ियों को देखते हैं अपने भाई भीष्म पितामह जो थे उनको देखे थे ना, किस तरह से वो मतलब बिध गए थे उस पर बाण पे, महाभारत में ये सब देखे थे। आप सीन याद करिए। तो वो झरोखे से क्या देखते हैं? झरोखा से कड़ियाँ का देखते हैं, अपने कड़ियों को देखते हैं, कड़ियाँ देखते हैं। और तमस जो है वो वसंती के साथ, तमस एक लड़का है, वसंती लड़की है। तमस वसंती के साथ मैया दास की माड़ी में आती है। और वहीं पे कुंतो जो है मैया दास की माड़ी में आती है। और कुंतो जो है वो नीलू नीलिमा नीलोफर के साथ आती है। ठीक है। ये अलग अलग लोग हैं। ठीक है। तमस जो है वो वसंती के साथ आता है और वसंती के साथ मैया दास की माड़ी में आता है। और कुंतो जो है वो नीलू नीलिमा नीलोफर के साथ आती है। ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी का ये इंपॉर्टेंट है सारी रचनाएं, तो आपको इसका सन अच्छे से याद कर लीजिएगा। झरोका 67 में है। आर्य समाजी मध्यम वर्गीय परिवार का अंकन है। 70 में दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। 73 में तमस भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। 80 में दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है। 88 में मैया दास की माड़ी 88 में है। सन 40 से सन 1920 तक के पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। कुंतो 93 में नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है यहाँ पे। और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में है। ठीक है। अब देखिए मार्कंडे मूलतः क्या है? कहानीकार है। मार्कंडे क्या है? मूलतः कहानीकार है। अब इनके महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? तो सेमल का फूल और अग्निबीज। ठीक है। सेमल का फूल और अग्निबीज, ये कहानीकार है ना तो इसलिए इनका ज़्यादा नहीं है। तो मार्कंडे भगवान, आप जानते हैं शंकर भगवान का एक मंदिर है मार्कंडे, महादेव मार्कंडे का। तो वहाँ पे सेमल के फूल आप चढ़ते हैं और अग्निबीज को भी चढ़ाया जाता है। तो 59 में 81 में अग्निबीज गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है यहाँ पे। ठीक है। आगे देखिए जगदीश चंद्र जो है महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है।
जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं निम्न हैं। तो जगदीश चंद्र, जगदीश एक भगवान है ना, और चंद्र भी भगवान है। तो जगदीश और चंद्र का बहुत ही मतलब गहरा संबंध है। जगदीश का चंद्र के साथ, चंद्रमा के साथ, जगदीश का चंद्रमा के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत मित्रवत व्यवहार था। तो वो बैठ के सोचते हैं तो यादों के पहाड़ बन जाते हैं। जगदीश जो है चंद्र के बारे में सोचते हैं तो यादों का पहाड़ बन जाता है, इतनी याद आती है, यादों का पहाड़ बन जाता है। तो सोचते हैं जगदीश कि मतलब धरती धन ना अपना, देखो धरती धन ना अपना है, मतलब धरती में कोई धन जो अपना नहीं है, धरती धन ना अपना है। और वहीं पे आधा पुल है, पुल कल्पना करिए, पुल है, कोई आधा ही है, ठीक है। और कभी न छोड़े खेत, वो कहते हैं तो हम तो कभी नहीं छोड़े होते खेत अपना वहाँ पे धरती पर। जगदीश कहते हैं, चंद्रमा के बारे में सोच के कहते हैं कि कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकड़, मुट्ठी भर कांकड़ है ना, कांकड़ मतलब यहाँ पे बोलते हैं खाने वाली चीज़, मतलब भले कुछ भी हो लेकिन हम उस कल्पना में लिखते, तो मुट्ठी भर कांकड़ ही बोते, ठीक है। और तो क्या होता है, कभी न छोड़े खेत, और हम मुट्ठी भर कांकड़ ही इसमें बोते, लेकिन अपना खेत कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। और कह रहे हैं कि टुंडा लाट में, वही टुंडा लाट जगह का नाम है, वहाँ पे घास गोदाम भी था मेरा। जगदीश सोचते हैं कि टुंडा लाट में घास गोदाम भी था मेरा। और तो फिर क्या हुआ, लेकिन नरक कुंड में वास के कारण, नरक कुंड में जब से हम वास किए तब से लाट की वापसी हो गई, मतलब सब वापस चला गया। और लेकिन तब भी कुछ भी हो, ज़मीन तो अपनी थी, ज़मीन तो अपनी थी। वही सब सोच रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं जगदीश कि मतलब इतना सारा धरती पे था लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं, और ये सब मतलब ज़मीन था, घास का गोदाम था, ये सब था, मतलब यही सारी चीज़ इस तरह से कल्पना करके कि बहुत उनका कुछ था, सब कुछ चला गया, कुछ भी हो, ज़मीन तो अपनी थी। तो इस तरह से कल्पना करके हम इसको याद कर सकते हैं कि जगदीश जो है चंद्र को याद करके कहते हैं यादों का पहाड़ बन जाता है। कहते हैं धरती धन न अपना, और आधा पुल था तो कभी न छोड़े खेत, और मुट्ठी भर खाकर ही उसमें बोते। टुंडा लाट में घास का गोदाम भी था, लेकिन नरक कुंड में वास के कारण लाट की वापसी हो गई, और लेकिन कुछ भी हो, ज़मीन तो अपनी थी, ठीक। तो इस तरह से अब देखिए इसको यादों का पाठ 66 में है, और धरती धन अपना 72 में पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। आधा पुल 73 में है, युद्ध की विभीषिका का जीवन अंकन है, कभी न छोड़े खेत 76 में सामंती जाटों की कहानी है, मुट्ठी भर कांकड़ 76 में है, पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है, टुंडाला 78 में अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है, घास गोदाम 85 में दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है, नरककुंड में वास 94 में धरती धन अपना उपन्यास का विस्तार है ये, और लाट की वापसी टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। इस तरह तो आपको दो ही ऐसे याद हो जाएगा। जमीन तो अपनी थी 2001 में दलित जीवन संबंध कथा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा, कम से कम 4-5 पेज पढ़े हम लोग, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से हम लोग पढ़े ना, यहाँ से ये सब पढ़े हम लोग, ठीक है। तो ये तो मेरा तरीका था पढ़ने का। अगर आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं तो अपना उसी तरीके से पढ़िए। ये तो मैंने आपको तरीका बताया है कि इस तरह से लिंक कर करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी आप अपना बना के याद करने की कोशिश करिए, और मेरा अगर आपको ठीक लगता तो इसी से पढ़िए, ठीक है। तो मतलब जैसे भी हो जल्दी से जल्दी कवर करिए कोर्स को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।